जय हिंद। आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का ये संयुक्त प्रयास है कि सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन चरैवेती करते हुए 2047 का जो लक्ष्य है, भारत को और विश्व को सकारात्मक भारत सकारात्मक जगत बनाने का, उस लक्ष्य को पार करते हुए हम लोग इस वक्त जब 30 नवंबर 2025 है, हम लोग उस सोपान पर पहुंच गए हैं जो एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव जो भारत सरकार का है, उसमें सबसे बड़ी जन भागीदारी करते हुए 493वें अंक तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये इसके लिए आरजेएस पीबीएच के सभी परिवार के लोगों को और पॉजिटिव मीडिया संस्थानों का, जो जुड़े हुए हम लोगों के अलग अलग अखबार हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार है। एक शोक की घड़ी भी आरजेएस फैमिली में आई हुई है, और आप जानते हैं कि जो लोग आरजेएस फैमिली से जुड़े होते हैं वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। रमेश चंद्र शर्मा जी, जिनसे हमारी भी मुलाकात हुई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। 19 नवंबर बुधवार को 2025 में अभी उनका निधन हो गया। और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जो उनकी आत्मा को शांति के लिए जो है, एक कार्यक्रम भी परिवार के लोग कर रहे हैं 2 दिसंबर को। ये मंगल बाजार लक्ष्मी नगर में है। तो चूंकि आचार्य योगी कवि प्रेम भाटिया जी के साथ वो जुड़े हुए थे, विश्व भारती योग संस्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उनको याद इस रूप में किया जाएगा कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन योग को समर्पित किया आचार्य प्रेम भाटिया जी के साथ। आज के जो सह आयोजक आचार्य प्रेम भाटिया जी, योगी कवि, संस्थापक निदेशक, विश्व भारती योग संस्थान, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूंगा मुख्य व्याख्यान के लिए। आचार्य योगी कवि प्रेम भाटिया जी। जय हिंद सर। जय हिंद। तो जैसा अभी मन्ना जी ने बताया कि हमारे परम मित्र श्री रमेश कुमार शर्मा जी, अब उनका शरीर शांत हो गया है 19 तारीख को, और हम उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अपने कार्य क्षेत्र में लगे होते हैं तब हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं और काफ़ी हम अपने आप में अपने सार्थक महसूस करते हैं। लेकिन जब हम रिटायर हो जाते हैं तो अधिकतर मैंने देखा कि लोग काफ़ी अनसेटल होने लगते हैं, स्वस्थ अच्छे नहीं रहने लगते हैं, सुस्त हो जाते हैं, बीमार होने लगते हैं, या किसी प्रकार का उनको आवेग आना लगता है, आवेशित रहते हैं। तो मुझे ये लगता रहता था हमेशा कि यदि हम अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने आप को किसी सामाजिक कार्य में लगा रखें, किसी उपकार के काम में लग जाएं, किसी देश के निर्माण के लिए लग जाएं, तो ये सबसे अच्छा रहता है, सबसे अच्छा होगा। और इसी की एक अच्छा उदाहरण मैं श्री दिवंगत रमेश चंद्र शर्मा जी से, आरसी शर्मा जी हम कहते थे उनको, बहुत ही अच्छा हमारा एक सिस्टम बना रहा। वो काफ़ी दिन गायत्री परिवार से भी जुड़े रहे और उसके बाद फिर वो भारतीय योग संस्थान में भी जुड़े रहे करीब 1997 के पास। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो हमारे संस्थान में आए और उन्होंने पूछा कि आपकी थोड़ी सी ख्याति मैंने सुनी है, आप क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं, कैसे अभ्यास करते हैं। तो मैंने उनको जिस निवेदन किया, मैं जी आप आइए, आपका स्वागत है। हमारा अभ्यास का पूरा क्रम देखने के लिए तो आपको एक आधा शिविर अटेंड करना पड़ेगा, और शिविर में हम कैसे बताते हैं योग क्रियाओं के बारे में, कैसे हम समझाते हैं सभी को
किस प्रकार से टेकअप करते हैं, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी। तो मैंने कहा जी शिविर तो कल से शुरू हो रहा है होली फैमिली हॉस्पिटल में। वहाँ पर काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था 10 दिन का। तो सर्दियों के दिन थे, इन्हीं दिनों की बात थी, दिसंबर के आसपास। तो मैंने कहा कहते ठीक है जी, मैं देखता हूँ, विचार करता हूँ, जैसा हो सकेगा मैं देखता हूँ, कभी मौका मिला तो मैं आपका शिविर अटेंड करूँगा। लेकिन मैं सुबह जब उठा करीब 5:45 बजे यहाँ से निकलना होता था, हमारे और साधकगण भी आ गए थे। और मैंने देखा श्री रमेश चंद्र जी भी बिल्कुल तैयार, एकदम फिट फाइन। बोले जी मैं आज ही अटेंड कर लेता हूँ। कल तो आए थे ऑफिस में, और आज सुबह सुबह वहाँ 5:45 बजे तैयार होकर के वहाँ मिले हमारे संस्थान में ही। तो वहाँ से हम इकट्ठे चल पड़े, और लगातार 10 दिन वो सुबह ठीक समय पे आ जाया करते थे। 5:45 ठीक 5:45 बजते थे और वो आ जाते थे, और हमने वहाँ पर लगातार करीब 1.5 घंटा का वहाँ शिविर होता था। करीब हम 8:30-9 बजे तक वापस आते थे। तो मैंने देखा कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने टेकअप किया, पूरा ध्यान से सुना, पूरा बड़े गहन उससे मनन किया। और कहने लगे जी मैं तो इस संस्थान में ही अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ, मैं संस्थान में सेवक रहना चाहता हूँ। मैं कहा जी आपका स्वागत है। और वो कितने साल लगातार, कई सालों तक लगातार, करीब 10 वर्ष लगातार हमारे राइट हैंड के रूप में बने रहे, हमारे बिल्कुल बड़े ही। उन्होंने बहुत अच्छे से समय पे आना, समय पे करना, मधुभाषी होना, बड़ा अच्छे से समझाना, बड़े अच्छे से, बड़ी जिम्मेवारी से काम करना। मैंने देखा कि क्या क्या इतने अच्छे गुण कितने कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो उनका बड़ा ही अच्छा लगा कार्यक्रम, और मुझे लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने और शेयर की। तो हमारी 5-5 6-6 क्लासेस चलती थी संस्थान की उन दिनों में। और वो ऑलमोस्ट 3-4 क्लासेस को पूरा इंडिपेंडेंट हैंडल कर लेते थे, और 4-5 क्लासेस में मैं टेकअप कर लेता था। तो उनका काफ़ी बड़ा सहयोग रहा। और अच्छी बात यह है कि मैं जब हमें रायपुर जाना पड़ा, तो रायपुर जब गए तो पीछे अकेले उन्होंने सारी चीज़ों को संभाल के रखा, योग की क्लासेस को बहुत ही अच्छे से टेकअप करते रहे। और वो बड़े खुश थे कि आपने थोड़े समय में मुझे इतना सारा मुझे कैसे उत्तरदायित्व दे दिया। मैं कह नहीं जी, आप तो बहुत ही, आपका जो समझने का, सोचने का, करने का जो ढंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम बड़े अनुग्रहित हैं कि आपकी सेवाएं मिल रही हैं समाज को। और हम भी निःशुल्क काम कर रहे थे, वो भी निःशुल्क करते रहे। तो एक बड़ा अच्छा एक हमारा सहयोग बना रहा। और पिछले कुछ समय से वो अस्वस्थ हुए, और थोड़ा कार्यक्रम ठीक नहीं बैठ पड़ा। बट ये अच्छी बात है कि वे अपने 2 सुपुत्रों को, 2 सुपुत्रियों को, पोती पोते, नाती नातिन, सभी बच्चों को, है ना। और श्रीमती जी हैं अभी, कमलेश शर्मा जी, और सभी बच्चे। तो बहुत ही अच्छा परिवार है। 2 तारीख को उनका पूरा कार्यक्रम होने वाला है। तो एक एक मिनट सॉरी। हाँ, तो मैं पूरे हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और पूरे परिवार उनके बताए हुए मार्ग पर चल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ सारे संस्थान की तरफ से, सभी साथियों की तरफ से। और आज का जो टॉपिक है, और जो बहुत अच्छा उद्घोष है, मैं समझता हूँ ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे बहुत ही चहेते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और ये उद्घोष एक भारत श्रेष्ठ भारत में, मुझे लगता है कि क्या हृदय की गहराइयों से निकला हुआ ये उद्घोष है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी इसके ऊपर कि माँ से बड़ा होता है कौन, माँ से बड़ा होता है कौन, माँ बराबर आता है कौन, हर जुबां पुकारती, उपकार है माँ भारती, जयकार है माँ भारती, जयकार है माँ भारती। तो हमारी माँ से बड़ा कोई नहीं होता ना परिवार में। तो ये जो पूरा राष्ट्र है, ये भी तो एक परिवार है।
और इसकी भी एक माँ है। तो भारत माता सबकी माँ है। मुझे लगता है कि एक बच्चा छोटा सा, उसका जो शरीर बना है वो तो माँ के शरीर से बना है, उसके अंदर जो रक्त दौड़ रहा है वो भी माँ का दौड़ रहा है। इसलिए वो माँ के प्रति कितना उसका समर्पण होता है, माँ के बगैर उसका रहना मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो फिर माँ की सेवा में, शुश्रूषा में, माँ की उसकी माँ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। तो ठीक इसी प्रकार मुझे लगता है कि जब हम ये महसूस करते हैं कि जो अपनी माँ की इज्जत करता है वो दूसरों की माँ की भी इज्जत करता है, वो सबकी माँ की भी इज्जत करता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम, हमारा देश, हमारा भारत माता हम माँ के रूप में मानते हैं। और कोई, मुझे लगता नहीं है कि पूरे संसार में किसी भी देश को माँ का रूप दिया गया है। तो ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि शानदार उदाहरण है कि हम अपने देश को कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी इज्जत करते हैं, माँ के स्वरूप में मानते हैं, माँओं की माँ मानते हैं भारत माता को। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो उसी ने, क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि उसी माँ ने हमें पाला, हमें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तो हम उसके कितने कृतज्ञ होते हैं, कितने महसूस करते हैं। तो जितना जितना हमारे हृदय के अंदर भाव होता है उपकार का माँ के प्रति, उतने उतने हम बड़ी सहजता से, बड़ी विनम्रता से और बड़े ही तत्परता से माँ की सेवा करते हैं। इसी इसी भाव को लेकर के भी तो हमारे कितने जो हमारे पूर्वज हुए हैं, हमारे जो वीर सेनानी हुए हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र कराने के लिए जो, जिन्होंने अपने देश को, अपनी जान को कुर्बान कर दिया माँ के लिए, तो उन्होंने कितने हंसते हंसते अपनी जान भी दे दी। इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने अपने उद्गारों को बड़ा अच्छा से महसूस करते हैं, भाव को अच्छे से महसूस करते हैं, तो हम अपने माँ के लिए, अपने देश के लिए, जो माँ हमारी देश सबकी माँ है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो नागरिक, एक नागरिक, जो देश का एक नागरिक है, वो भले बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, किसी भी प्रदेश का हो, गांव का हो, शहर का हो, देश का हो, प्रदेश का हो, किसी भी भाषा का हो, हिंदी का हो, पंजाबी का हो, उर्दू का हो, बंगाली का हो, तेलुगु का हो, कन्नड़ का हो, मलयालम का हो, कोई प्रश्न नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ का, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी कार्य क्षेत्र से क्यों ना हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, वैज्ञानिक हो, सैनिक हो, कृषक हो, उद्योगपति हो, कर्मचारी हो, चिकित्सक हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, गायक हो, संगीतकार हो, फिल्मकार हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि वो अपने अंदर स्वाभिमान को रखता है, यदि वो माँ के प्रति अपने भाव को बना के रखता है, तो उसको पूरा देश प्यार करेगा, उसको पूरा देश सम्मान देगा, उसका सम्मान बहुत ऊंचा चला जाता है ऐसे लोग करने वाले का। तो मुझे यही लगता है कि यदि हमें अपने देश से प्यार है, यदि हमें अपनी संस्कृति और महापुरुषों पर गर्व है, यदि, तो हम हमेशा हमेशा एक मिलकर के इस उद्घोष को सार्थक कर पाएंगे कि भारत एक है और श्रेष्ठ है। भारत का एक होना, भारत को एक महसूस करना और भारत के लिए अपनी श्रेष्ठता का पूरा निरूपण करना कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे हम एक परिवार के लिए करते हैं, एक परिवार से हम ऊपर उठते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज से ऊपर उठते हैं तो एक राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं, राष्ट्र से और ऊपर उठते हैं तो अंतर्राष्ट्र के लिए भी अपने देते हैं अपनी सेवाएं, और अंतर्राष्ट्र के बाद पूरी प्रकृति के लिए हम समर्पित होते हैं। ये हमारे देश की जो संस्कृति है, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो वसुकुम कुटुंब का जो भाव हमारे अंदर बना रहता है, ये हमारे देश को सब देशों से बिल्कुल अलग करता है, उन्नत करता है। और उससे मुझे लगता है कि जिसको एक गुरु के रूप में माना जा सकता है, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी
पूरी दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, उनको प्रचारित करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम क्या वाकई सोचते हैं। हम सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझते हैं, हम सबके विकास में अपना विकास समझते हैं, हम पूरे भारत के रूप में एक है। तो यदि हम ऐसा महसूस करते हैं तो मैं समझता हूँ इस उद्घोष का हमने अंतःकरण से स्वागत कर लिया है और हम इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो एक भारत का मतलब यही है कि हमारा लक्ष्य एक हो, हमारे विचार एक हों, हमारा सोचना एक जैसा हो, हमारे दर्द एक जैसे हों, हमारा उन्नति एक हो, हर प्रकार से, इसी प्रकार से कि सबकी उन्नति में मेरी उन्नति है, सबके शुभ में मेरा शुभ है। जब तक हम ऐसे मानवीय गुणों को धारण नहीं कर पाते हैं तब तक हम भारत एक है, भारत श्रेष्ठ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा सिर्फ शब्दों में जाएगा, हमारे अंतःकरण में जब तक ये नहीं आएगा तब तक हमें समझना पड़ेगा, कुछ और देखना पड़ेगा। मैं यदि 5-7 मिनट हैं मुझे तो मेरे पास है, तो मैं आपको एक छोटी सी अपनी रचना सुनाना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। मैं एक छोटी सी रचना लिखी थी समय पहले, आपको शायद ठीक लगेगी। मैं लिखा था, क्या मैं उदास नहीं होता, क्या मैं उदास नहीं होता। तो मैंने लिखा था कि कह तो दिया मैंने कि मैं उदास नहीं होता, और दावे से कह दिया कि मैं उदास नहीं होता, क्या सच में मैं उदास नहीं होता, या क्या होती है उदासी मैं ठीक से समझा ही नहीं। ईमानदारी से सोचा तो ये महसूस हुआ, जब मैं अपना ध्यान नहीं रखता तब मैं क्या उदास नहीं होता, जब मैं अपना ध्यान नहीं रखता तब मैं क्या उदास नहीं होता, जब मैं अपने फर्ज को अदा नहीं करता क्या मैं उदास नहीं होता, जब मैं किसी बेबस की मदद नहीं करता तो क्या मैं उदास नहीं होता, जब मैं बड़ों का सत्कार नहीं करता तो क्या मैं उदास नहीं होता, जब मैं छोटों से प्यार नहीं करता तो क्या मैं उदास नहीं होता, जब सिमट के रह जाता हूँ परिवार तक तो मैं क्या उदास नहीं होता, जब नहीं सोचता हूँ कि मैं घटक हूँ समाज का तो क्या मैं उदास नहीं होता, और जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपने अंतःकरण से नहीं लेता तब मैं क्या उदास नहीं होता, जब मैं कुदरत के असूलों पे नहीं चलता क्या मैं उदास नहीं होता, जब मैं उसकी रहमतों का शुक्रिया नहीं करता क्या मैं उदास नहीं होता। तो ये छोटी सी रचना मेरी मैंने आपके समक्ष रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाव आप तक पहुँच पाए होंगे, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ उदय मन्ना जी का, विशेष रूप से दीप माथुर जी का, जो निरंतर लगे रहते हैं। हम तो कभी कभी आपके सम्मुख आ पाते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही बहुत बधाई के पात्र हैं श्री उदय मन्ना जी। कितने दशक हो गए हैं, मैं सोचता हूँ 3-4 दशक हो गए होंगे कि जुड़े हुए हैं, रेडियो से क्या जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया रेडियो से क्या जुड़े हुए हैं, और संस्थान से जुड़े हुए हैं, और ये जो कार्यक्रम उन्होंने टेकअप कर रखा है, मैं खूब सारी शुभकामनाएं करता हूँ। जगह जगह जा कर के खूब सारा उन्होंने कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बधाइयाँ। जय हिंद, नमस्ते। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत सर। आपने जिस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रतिपादित किया इस मंच पर, तो वो प्रेरणा जो है, मुझे लगता है कि सभी आरजेसियंस के पास पहुंच चुकी है, और बड़े बड़े गौर से लोग सुन रहे थे आपके उद्बोधन को। और रमेश चंद्र शर्मा जी से, जिनसे कि हमारी भी मुलाकात आपने करवाई थी, तो आज वो सारी चीजें जो है सामने आ जाती हैं। मुझे लगता है कि शायद जहां आप बैठे हैं यहीं पर रमेश चंद्र शर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई थी, जब ऑल इंडिया रेडियो के लिए हमने आपका और उनका इंटरव्यू किया था। और शिविर में भी वो मुझे याद आ रहा है कि जो क्लब है उसमें भी वो आए थे, और आपने सुंदर आयोजन किया था। योग के लिए जो आपका योगदान है उसको आपने हमें अवसर दिया है कि हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करके 2047 तक के डॉक्यूमेंटेशन में उसको पार्ट एंड पार्सल बनाएं,